हेलो जनता। क्लास 11th में अपन लोगों ने बहुत मजे कर लिए है ना। पढ़ाई को एकदम दरकिनार ही कर दिया था। जितना सर क्लास 10th में मेहनत करी उसके बाद क्लास 11th में आके हम लोगों ने एक साल का फुल रिलैक्सेशन ले लिए। लेकिन अब फिर से क्लास 12th आ चुकी है। दैट इज बोर्ड ईयर आ चुका है। तो जिन बच्चों ने क्लास 10th में अच्छा किया था है ना, मेमोरी होगी हमारे दिमाग में अभी तक कि पहली बारी हम लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठे थे तो सर रिजल्ट अच्छा आया था। तो उन लोगों को क्लास 12th में भी अपनी लेगेसी को मेंटेन करना है, मतलब अच्छा स्कोर करना है। और ऐसे बच्चे होंगे जो शायद उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाए होंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, उन लोगों को खुद को रिडीम करना है। रिडीम करने का मतलब समझते हो ना, कि अब वो दोबारा से आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सको। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सर अभी से सीरियस होना चालू हो जाऊं। आज क्या तारीख है बेटा, आज आपका मंडे है 5 जून। अगर मैं सर 5 जून को आपकी ये वीडियो देख रहा हूं, तो क्या मैं अभी से पढ़ के मैथ्स में 100% मार्क्स स्कोर कर सकता हूं? आपको ये बातें जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो आराम से इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है फॉर 100% मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम। और आपको जो आपके मिनी गोल्स होने चाहिए उसके बारे में ही बताऊंगा ना। डायरेक्टली ये नहीं कि यार हाँ 100% लाना है। पूरा आपको वन बाय वन रास्ते पर लेके चलूंगा बेटा कि यहां पर ऐसा होगा, इस ड्यूरेशन तक ऐसा होगा। तो आपको आपकी मिनी प्लानिंग भी हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सबसे पहले हमको ना पता होना जरूरी है कि यार हमारा विजन क्या है ना। हमारा विजन क्या है, तो मैं अब आप लोगों में से कुछ बच्चों के विजन्स ना यहां पे आप लोगों को दिखेंगे। किन्हीं का विजन होगा कि यार मैं ना बस पासिंग मार्क्स स्कोर कर लूं। कुछ बच्चों का विजन होगा कि मैं 90% मार्क्स लाना चाहता हूं सर मैथ्स, सिर्फ मैथ्स की बात करता हूं। कुछ बच्चों का विजन होगा कि भैया हमको तो 95% या उससे ऊपर ही लाना है। लेकिन कुछ बच्चे एकदम जैसे होता ना अर्जुन, एकदम मछली की आंख में देख के उसको निशाना लगाता है, वैसे कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही ये टारगेट लेके चल रहे होंगे। तो बेटा देखो, आप जॉन से भी कैटेगरी के बच्चे हो, आपका जो मर्जी विजन है, आपके लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये वीडियो आप जहां पर भी अभी हो, मान लो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपके 11th में भी 65-70% आए हैं, आप अभी भी अपने आप से 100% नहीं एकदम एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं सर वो मेरे काम की बात ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, आप सेल्फ डाउट में हो, तो भी आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है क्योंकि आपको मार्क्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। मार्क्स इंप्रूव होंगे तो अपने आप ही आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। और यकीन मानो, आप एवरेज भी हो तो भी आप ये टारगेट लेके बेटा पक्का चल सकते हो। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि आप मून को देखो है ना, एम फॉर द मून यू विल डेफिनेटली लैंड इन द स्टार्स। तो हमको अपना टारगेट एकदम 100% का रखना है। मेहनत उस हिसाब से करनी है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा भैया जी वो कॉन्सिक्वेंस होगा, जैसा आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोग मेहनत ना करें। तो इसलिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है और हर बच्चा ये टारगेट लेके मेहनत करेगा क्योंकि ये अचीव किया जा सकता है अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट कहानी पे। मैंने क्या बोला था यार, हमारा मेन गोल तो हमको समझ आ गया कि सर 100% लाने हैं। लेकिन उससे पहले क्या, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके छोटे छोटे गोल्स क्या होंगे और उनकी टाइमलाइंस क्या होंगी। ठीक है, तो जैसे बेटा आप लोगों को पता है, आप लोगों की ये अगर आपने पढ़ा है, करिकुलम पढ़ा है जो सीबीएसई की साइट पर आता है, उसमें सीबीएसई ने बोला हुआ है कि भैया जी 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे है ना, उसमें से आपको 10 नंबर के इंटरनल मार्क्स लगेंगे, आपको पता है। और उसके अलावा आपके एक्टिविटी बेस्ड 10 मार्क्स के इंटरनल मार्क्स काउंट होंगे। तो अब 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होता है, तो इनका जो एक एक्सपेक्टेड टाइम रहता है ये हम लोगों को पता होता है और सिलेबस क्या रहता है वो भी पता होता है। तो देखो बेटा, पीरियोडिक टेस्ट जो पहला है ना वो जुलाई अराउंड आप एक्सपेक्ट करो। और आपको पता है कि जुलाई अराउंड आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको 3-4 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। 3-4 चैप्टर्स आपको अच्छे से कवर करने चलने चलने पड़ेंगे। और यहां पर आपको वो नहीं कि सर हम लोग 70% 80%, जो भी चैप्टर्स आएंगे उसको अच्छे से कवर करके हम लोग हर पीरियोडिक टेस्ट में 100% मार्क्स लाने की स्टार्टिंग से ही। बेटा आप देखो 80 का आपका एग्जाम आएगा, 20 जो होंगे वो इंटरनल मार्क्स के लगेंगे। अगर मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए उनमें, तभी तो मैं
100% मार्क्स अपनी मार्कशीट पे देख पाऊंगा ना। तो इसलिए पीरियोडिक टेस्ट में आपको फुल कैपेबिलिटी से बैठना है, फुल तैयारी करके बैठना है, तभी आपके वो 100 मार्क्स वाला टारगेट पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो जुलाई तक हम लोगों को ये अपना एक मिनी गोल लेके चलना है कि यार जब स्टार्टिंग से जो 3-4 चैप्टर आएंगे वो आप लोगों को बता देंगे हम लोग, है ना। जैसे स्कूल ने आपको बताया तो आप लोग प्लीज हम लोगों को बता देना, हम लोग वो चैप्टर्स के ही वन शॉट और जो भी लाइव क्लासेस होंगी उन्हीं चैप्टर्स पे बेस कराएंगे जुलाई तक, ताकि आप लोग अपने PT 1 में, पीरियोडिक टेस्ट 1 में अच्छा कर सको। अब बेटा इसके बाद कहानी आती है हाफ ईयरली की। ठीक है, कुछ बच्चों के स्कूल में ना हाफ ईयरली से पहले ही PT 2 हो जाएंगे, और कुछ बच्चों के स्कूल्स में वैसे यूजुअली ऐसा होगा कि हाफ ईयरली पहले हो जाएगा, उसके बाद PT 2 होगा। तो हाफ ईयरली का जो एक्सपेक्टेड टाइम रहता है बेटा वो अगस्त सितंबर रहता है, या तो अगस्त एंड या तो सितंबर स्टार्टिंग, ये रहता है। और हाफ ईयरली का मतलब होता है कि भैया जी अप्रोक्सीमेटली हाफ सिलेबस आएगा। तो मतलब हम लोग जो भी तैयारी करेंगे हमको अपने दिमाग में ये रखना है, अगर मैं भी आप लोग के लिए क्लासेस प्लान कर रहा हूं ना तो मैं इसके हिसाब से क्लासेस प्लान करूंगा। लेकिन ये मेरे को पता किससे चलेगा, जब आप लोग मेरे को फीडबैक दोगे, जब आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओगे कि हाँ सर हमारे हाफ ईयरली में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, आप प्लीज इसके वन शॉट्स करवा दो और इसके लाइव सेशंस ले लो, डाउट सेशंस ले लो, क्वेश्चन सेशंस ले लो, ताकि हम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा कर पाए। तो ये हो गए हमारे 2 गोल्स और उनकी टाइम। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा पीरियोडिक टेस्ट 2 और 3। अब 2 और 3 जो पीरियोडिक टेस्ट होगा बेटा, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, वो अक्टूबर नवंबर के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें जो आपके बाकी चैप्टर्स होंगे वो आएंगे, जो पीरियोडिक टेस्ट 1 में हो जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, उसके अलावा जो होंगे वो पूछे जाएंगे इसमें। तो इसमें भी आपको क्या रखना है कि मेरे को फुल परसेंट मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। तो इसलिए प्लीज पीरियोडिक टेस्ट को कोई भी बच्चा लाइटली नहीं लेगा, और अगर आप हमको टाइमली बता दोगे तो हम अपनी साइड से पूरी मेहनत झोंक देंगे आप लोगों को उन चैप्टर्स को अच्छा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा आएगी आपकी मेन कहानी, दैट इज द बैटल बिफोर द बैटल, दैट इज प्री बोर्ड एग्जाम्स। अब बेटा बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, मतलब 3 तक प्री बोर्ड होते हैं। कुछ स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, कुछ स्कूल में सिर्फ 1 प्री बोर्ड्स होते हैं, है ना। तो जैसा भी हो, लेकिन प्री बोर्ड्स हम लोगों को एक सच्चाई दिखाता है, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट होता है, तो मतलब हम लोगों को एक सच्चाई दिखाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। अब प्री बोर्ड्स की टाइमलाइन क्या है बेटा, दिसंबर जनवरी के अराउंड, दिसंबर में मोस्टली स्कूल्स में चालू हो जाते हैं। तो मतलब अगर मैं बोलना चाहूं आप लोगों को तो नवंबर तक सर आप हमको सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे ना। हाँ बेटा आई प्रॉमिस, नवंबर तक मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेबस को कंप्लीट करके आपने समझा कितना है, आप उसको अप्लाई कितना कर पा रहे हो बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे हर चैप्टर्स के, जो उनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे PYQ से, एग्जाम्पलर से, इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक से, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करवाते चले जाएंगे, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आपको एकदम रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, है ना, कंसिस्टेंटली क्लासेस में आना पड़ेगा, आपको हमारे क्वेश्चंस दिए हुए ट्राई करने पड़ेंगे। यहां तक कि मैंने तो ये तक सोचा है कि आप लोगों को मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तक दूंगा, है ना। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर ने दिए हैं जो हमको करने बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बेटा मेन चीज है गोल बिफोर फाइनल गोल। फाइनल गोल इज बोर्ड एग्जाम में बैठना और फोड़ के आना। उससे पहले का गोल क्या है, इस पे मैं बात कर चुका हूं। क्या कह रहा है मेरा पहला गोल, have to complete the syllabus till November end एनी हाउ। इसी हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग से प्लान करके चलेंगे। तो कितने महीने बचे हैं बेटा मेरे पास, जून अभी पूरा बचा है, ऑलमोस्ट 5 दिन ही गायब हुए हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 6 महीने बचे हैं बेटा। 6 महीने में मेरे को क्लास 10th 12th का सिलेबस पूरा करने में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भागे भागे में तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं। आपके पास एनफ टाइम है, इसके हिसाब से आप अपनी स्केड्यूलिंग करोगे, टाइम टेबल बनाओगे और उस पर टिके रहोगे। लेकिन प्लीज ये गलती मत करना कि लास्ट के 2 महीने में जाग रहे हो।
बेटा फिर आप लोग अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, जो या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हो रिजल्ट वो नहीं है। ठीक है, क्लास 10th की तरह नहीं है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैथ्स का ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे क्लास 10th में बच्चों को 2 चैप्टर्स मुश्किल लगते थे, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, अच्छा सर ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको अप्रोच करने के लिए ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। उसकी वो आएगा कहां से, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे अपने टीचर के साथ। उसके बाद बेटा स्टार्ट डूइंग फुल सिलेबस सैम्पल पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स जब आप फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो सैम्पल पेपर्स आपको बताएंगे कि यार आप कितने तैयार हो। अगर आपको नेक्स्ट दिन मैं बोल दूं कि बोर्ड का एग्जाम है तो आप कितने तैयार हो, वो आपको आपका सैम्पल पेपर बताएगा। और सैम्पल पेपर के साथ साथ ही आपको ये चीज समझ आएगी, जो एक्चुअल गेम चेंजर होता है ना, जो आपके मार्क्स को 95 से 100 लेके जाएगा, वो होगा कि अगर आप अच्छे से एग्जाम हॉल में बेटा टाइम मैनेज करते हो और आप एक टेम्परामेंट डेवलप कर लेते हो कि हाँ भाई मेरे को पैनिक नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन दिखा मेरे को एग्जाम में जो मैंने पहले नहीं सॉल्व किया हुआ, तो मैं पैनिक नहीं करूंगा, उसको लेटर हाफ के लिए छोड़ दूंगा कि यार अभी तू एक अच्छा मेरे को कंटेंडर लग रहा है, तो मैं तेरे पास अभी नहीं आ रहा हूं भाई, मैं तेरे से बाद में आके लड़ूंगा, पहले मेरे को जो चीजें आती है मैं वो कर लेता हूं। तो ये जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये कैसे बनाओगे बेटा, जब आप सैंपल पेपर्स लगाओगे ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड। तो बेटा दिसंबर से जो ये फरवरी मार्च वाला टाइम होता है ना, ये सैंपल पेपर्स का टाइम है। यहाँ पे आप लोगों को फुल सिलेबस सैम्पल पेपर्स लगा के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि यार जब एक साथ सारी चीजें पूछी जा रही हैं तो सर मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा रिसोर्सेज टू फॉलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यूजुअली ना बहक जाते हैं, इधर की भी किताबें लगा लेता हूं सर, वो भी किताब लगा लेता हूं सर, वो भी किताब लगा लेता हूं सर। तो बेटा ऐसे नहीं फंसना है। मैंने एरोस के पर्पस से आप लोगों को सारी चीजें बताई हुई हैं, कौन सी चीज सबसे पहले करनी है। सबसे पहला धर्म हर स्टूडेंट का होता है कि वो एनसीईआरटी को करे। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आप पहले एनसीईआरटी से अच्छे से बनाओगे हर चैप्टर के। और अब तो आपको पता है कि सिलेबस भी काफी डिलीट हो गया है, तो जो थोड़े से भारी भरकम चैप्टर थे, अच्छे चैप्टर्स थे, उनका भी अब मैं बोलूंगा कि जो औदा है वो थोड़ा सा कम हो गया है बेटा। तो तुमको शायद और कम मेहनत करनी पड़ेगी 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए, रादर देन जो तुम्हारे सीनियर्स थे या सुपर सीनियर्स थे। ठीक है, एनसीईआरटी कर ली हमने अच्छे से हर चैप्टर की। उसके बाद मैंने क्या बोला कि हम लोग तुम लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड किया करेंगे। मैं तुमको लाइव क्लास में कुछ मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो एक कंपाइलेशन जो होगी वो तुमको लाइव आके देखनी ही देखनी है, वहां से तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, जैसे मैंने बोला डेली प्रैक्टिस करने के लिए तुमको, तो तुमको उनको बहुत सीरियसली लेना है। तो प्रायोरिटी 1 इज एनसीईआरटी। उसके बाद मैं मतलब गगन मक्खड़ सर जो तुमको अब 12th में मैथ्स पढ़ाने वाले हैं और तुमको टॉप कराने वाले हैं, वो जो तुमको क्वेश्चंस कराएंगे लाइव क्लास में और होमवर्क में देंगे, वो तुम्हारी सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब यार देखो, एनसीईआरटी तो डिलीटेड पोर्शन वाली अब मिल गई है हम लोगों को, जिसमें अब डिलीटेड पोर्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में अभी वो अपडेशन नहीं आया। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अब तुम वही जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे, लेकिन यहाँ से तुम्हारे हर पैटर्न के हर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ट्रू फॉल्स हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो, सारे टाइप के, है ना। और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन भी चेक होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको करे बिना आरडी पे कोई नहीं कूदेगा। ठीक है, ये शपथ खा लो, कसम खा लो, वरना बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों को एटलीस्ट लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करने। सबसे पहला होगा कि चैप्टर वाइज करें हम लोग, उसके बाद हम लोग ईयर वाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज करेंगे, लेकिन ये कब आएगा, पहले एनसीईआरटी जो हमने क्वेश्चन करवाया उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद यहां कूदोगे। ठीक है, लेकिन मैं जो क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो होमवर्क करवाऊंगा, ये पांचों के इंक्लूडेड क्वेश्चंस होंगे।
लेकिन उसके मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो सेल्फ स्टडी का आपका जो पैटर्न होगा वो ऐसा होगा। और इस स्टेप के बाद बेटा आपके पास जो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने के लिए बुक फॉलो करते हो, चाहे वो आरडी हो आरएस हो, अब उससे सिलेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो। देखो सिलेक्टिव वर्ड मैंने लिखा है, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन बनाने लग जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो आपको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन कर रखा है वो छोड़ देना, और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप वहां से उठा सकते हो। तो ये बेटा हमारी ना एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, जिसको फॉलो करके आप मैथ्स में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है ना। जिन चैप्टर्स को जाके उड़ाना है एग्जाम हॉल में, उन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग तो ले लो। तो कौन से चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, मतलब आपको इजीली बोलेंगे ये ले मार्क्स ले जा मुझसे, और कौन से चैप्टर्स वो होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई तेरे को पहले मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं तेरे को लड्डू दे दूंगा या प्रसाद दे दूंगा। तो इजी किल चैप्टर्स का मतलब है बेटा ये चैप्टर्स आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, तो यहां से आप अपने मार्क्स बहुत इजीली निकाल पाओगे। जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, क्योंकि इसका बहुत सारा पोर्शन बेटा कट हो गया है, डिलीट हो गया है। तो अब ये चैप्टर्स ना इजी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बेटा पहले भी इजी था, अब भी इजी है। वेक्टर अलजेब्रा इज आल्सो एन इजी टॉपिक, अगर अच्छे से बच्चा समझ ले वेक्टर को, आप लोग थोड़ा सा 11th में भी वेक्टर पढ़ के आए होगे, तो इजी चैप्टर है ये। 3D ज्योमेट्री में बेटा प्लेन्स वाला पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया है, तो 3D ज्योमेट्री भी अब इजी ही मानूंगा मैं। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग तो बेटा बोनस है, ठीक है, इसमें तो किसी भी बच्चे को मार्क्स नहीं लूज करना है। उसके बाद आते हैं बेटा मॉडरेट चैप्टर्स, मैंने टफ नहीं लिखा क्योंकि कुछ भी टफ नहीं होता, टफ हमारी सोच में है बस। अगर हम लोग मेहनत करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो बेटा हम लोग हर चीज को आसान बना सकते हैं ना। ये मुद्दा हम लोगों को लेके चलना है अपने साथ। जो भी कैलकुलस वाला पोर्शन है ना बेटा, उसको मैं टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये ना इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से समझा, तो आपको ये बाकी के 4 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आपने इंटीग्रेशंस इंटीग्रल्स का चैप्टर अच्छे से समझा, तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बेटा यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस की जगह गलत लिख दिया, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख लो, डीई। ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे जब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं ना, तो हम लोग वो 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि सर ये तो प्रोबेबिलिटी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनकी लेंथ बड़ी होती है, तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला है। तो ये तुमसे मेहनत मांगेंगे, ठीक है, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये बेटा तुम सबके दोस्त बनेंगे। तो अब तुम लोगों को सारे के सारे गोल समझ आ गए हैं, टाइमलाइन समझ आ गई है कि कब क्या चीज करनी है, कैसे चीज करनी है। लेकिन तुम लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा, है ना, साइंस अड्डा चैनल पे तुम लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा, नॉट फॉर जस्ट मैथ्स, फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों के लिए वन शॉट्स भी मैं प्लान कर रहा हूं, प्लस उसके साथ साथ आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर्स भी प्लान कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपके PT1 में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं अपना कंटेंट प्लान करूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस नाम को ना याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये नाम तुमको हेल्प करेगा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने में। ठीक है, तो अभी तक बेटा मैं अड्डा के दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ाता था, अब मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा ऑफिशियल नाम है, और अगर हम लोग थोड़े से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो फिर तुमको मेरे को ये बोलना अलाउड, ठीक है, ये बोलना अलाउड है। तो भाई इतना ही रखते हैं इस कहानी को, एंड आई होप आप लोगों को मैंने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई आप इसको इंप्लीमेंट जरूर करोगे, और आप अपने पेरेंट्स को भी, और एट द सेम टाइम हमारे चैनल को भी, और मुझे भी प्राउड फील कराओगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।